अपने टाइम को थोड़ा बैलेंस कीजिए, मैनेज कीजिए कि हम सिविल सर्विसेज में कितना टाइम देंगे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। देखिए 10 से 12 घंटे मैं सजेस्ट करती हूँ कि मिनिमम पढ़ने ही पड़ते हैं। एक साल पहले से 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। ये बात आपको आइडेंटिफाई करनी है, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। अगर इसमें नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये भी हमेशा हमें सोचना चाहिए। सिविल सर्विसेज में एंटर करना बहुत इजी है। हम उसको ये ना माने कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे। डू नॉट एवर, यूपीएससी कभी रिपीट ही नहीं करता। पार्ट टाइम जॉब ले ली, फुल टाइम जॉब ले ली, या हायर स्टडीज कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत जल्दी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नमस्कार एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वेबिनार में, जिसका विषय है क्यों और कैसे शुरू करें यूपीएससी सीएससी की तैयारी। इस खास वेबिनार में हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की सुप्रसिद्ध आईएएस सोनल गोयल मैम। आप मौजूदा वक्त में त्रिपुरा भवन दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। आपका जन्म पानीपत हरियाणा में हुआ और आपने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली से पूरी की। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आपने बीकॉम में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके साथ ही सीएस, एलएलएम और एमए भी कंप्लीट किया। वैसे तो आप कॉरपोरेट बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, पर देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह ने आपको सिविल सेवा में ले आए। साल 2008 की सिविल सेवा परीक्षा में आपको 13वां स्थान प्राप्त हुआ और आप आईएएस बनी, जिसके बाद त्रिपुरा कैडर में आपकी नियुक्ति की गई। त्रिपुरा और हरियाणा में आपने विभिन्न पदों पर सेवाएं दी। सिविल सेवा आपको 14 साल का सिविल सेवा का अनुभव है। इसके साथ ही राष्ट्र स्तर पर रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर और अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, खेल आदि में आपने कई इनिशिएटिव लिए। वर्ष 2016 में नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन और माई गोव की टॉप 25 वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सूची में आप शामिल रहीं। वर्ष 2019 में ट्विटर इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की ओर से जारी टॉप 30 वेब वंडर वुमेन की सूची में आप शामिल रहीं। आप एक टेड एक्स स्पीकर हैं। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए आप हमेशा एक मेंटोर के रूप में उपलब्ध रहीं। सोशल मीडिया पर आपकी नियमित उपस्थिति एस्पिरेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करती है। नमस्कार मैम, प्रभात एग्जाम के इस वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार और सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्योंकि विद्यार्थी का जो जीवन है, जो स्टूडेंट लाइफ है, बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप लोग बहुत कुछ नया इनोवेट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और जो युवा शक्ति है हमारे देश की, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में जो 15 अगस्त को उन्होंने अपनी स्पीच जो दी, उसमें उन्होंने यही बात बोली कि इंडिया के पास में पोटेंशियल है डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का। डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, तो वो जो हमारे देश की ताकत है डेमोग्राफी के रूप में, जो युवा शक्ति है बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, बिलो 38 ईयर्स ऑफ एज। सर ने दो आंकड़े बताए कि इस दोनों ही एज ग्रुप में 30 ईयर्स ऑफ एज एंड 38 ईयर्स एज, इन दोनों में ही पूरे विश्व में जो पॉपुलेशन है वो भारत के पास सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए आप सब अब जो कर रहे हैं, आप आगे आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में क्या करेंगे, उस पे ही निर्भर करेगा कि हमारे देश में प्रगति कैसी होगी। और हमारा जो एक विकसित भारत 2047 में विकसित भारत देखने का जो ड्रीम है, जो सपना है, अभी डेवलपिंग नेशन में बहुत ऊंचे स्तर पे इंडिया की रैंकिंग आती है। जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन सब में इंडिया को बहुत हाई रैंकिंग में लाया गया है एज फार एज दी डेवलपिंग नेशंस आर कंसर्न्ड। लेकिन विकसित भारत का मतलब क्या है कि डेवलप्ड नेशन, जो नेशन डेवलप हो गया। तो 2047 में अगर हम उस भारत का सपना देख रहे हैं, तो आप जैसी युवा शक्ति के मेहनत और आपके प्रयास के बिना ये सपना साकार नहीं होगा। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट
जो इशू जो डिस्कस कर रहे इसकी परीक्षा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा। और मेरे इंट्रोडक्शन में होस्ट ने कहा कि बताया कि मैं कैसे प्राइवेट सेक्टर से शिफ्ट की, मैंने गवर्नमेंट सेटअप में आई, और क्यों आई वो मैं थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो अगर हम बात करते हैं, इवन दो टॉपिक हमारा है कि कब और कैसे करें सिविल सर्विसेज की परीक्षा, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करना चाहूंगी। और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो आज भी यूपीएससी के माध्यम से जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, या और भी हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सर्विस के लिए हैं, तो उसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस कहा जाता है। तो मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे टफ ये एग्जाम है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स, 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं। और उसमें सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन होता है फ्यू हंड्रेड्स। इस बार जो लिस्ट आई, जो यूपीएससी ने जो पब्लिश करी जो लिस्ट, उस लिस्ट में हमारे पास में जो कैंडिडेट्स आए, दैट इज नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज नॉट इवन 1000। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। और एस्पिरेंट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज का है, कोई कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स हैं, कोई आईआईटी इंजीनियर है, कोई आईआईएम्स से पढ़ाई करके इस एग्जाम को लिख रहा है। तो कंपटीशन बहुत टफ है, और यही इसकी ब्यूटी है कि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। हर बार जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो चेंज होता है, कभी भी सेम नहीं रहेगा। the way they ask you the questions, whether it is in prelims or whether it is in mains, even in the interview. So वो एक ब्यूटी है इस एग्जाम की। और यही उस एस्पिरेंट के लिए जो बहुत मेहनत से तैयारी कर रहा है, यही उसके लिए चैलेंज है कि वो इस डाइवर्सिटी को, वो इस चेंज को कैसे कोप अप करके अपनी तैयारी करें। राइट। सो जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक सवाल आपका जहन में जरूर रहना चाहिए जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में सोचते हो कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों करनी है। वाई इज इट दैट यू वॉन्ट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज? क्योंकि ये जो गोल अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में क्लियर होगा, तो डेफिनेटली आप उसको, अपनी प्रिपरेशन को जस्टिफाई कर पाओगे, और जो लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन है उसमें अपने आप को मोटिवेट भी रख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना, अपने अंदर सेल्फ जो कहते हैं ना, एनालिसिस करना कि हमें क्यों देना है। तो आइडेंटिफाई व्हाट ड्राइव्स यू। सो बेसिकली अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो हम सबको पता है कि एक रिस्पेक्ट है, एक कैरिश्मा है इन सर्विसेज से एसोसिएटेड, लोग आपकी इज्जत भी करते हैं, और साथ ही साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी देता है। ये एक अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द मासेस एंड सिटीजन्स एट अ वेरी यंग एज। अब जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है 20s में, बहुत हाई परसेंटेज में सिलेक्शन हो रहा है। सो द एवरेज एज ऑफ सिलेक्शन इन द बैचेस इज रिड्यूस्ड। जो पहले 28 से 30 इयर्स ऑफ एज हुआ करता था, अब वो 25 से 27 साल आ गई है एवरेज एज। And even aspirants candidates are getting selected at the age of 22, 23। ठीक है। तो एक रिस्पेक्ट है, कैरिश्मा है, अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द मासेस एट अ वेरी यंग एज, जॉब डाइवर्सिटी है कि आप आज जब आप इनिशियली अपना करियर स्टार्ट करते हो, तो एज एन आईएएस ऑफिसर आप एसडीएम की पोस्टिंग आपकी रहती है, आप रेवेन्यू का काम देखते हो, आप लॉ एंड ऑर्डर का काम देखते हो, फिर आप डीएम एंड कलेक्टर बनते हो। कुछ टाइम बाद फिर आपकी सेक्रेटेरिएट में पोस्टिंग होती है, उसमें कोई डिपार्टमेंट की आप इंचार्ज बनते हो एज डायरेक्टर, देन यू बिकम सेक्रेटरी, एंड इस तरीके से प्रमोशन होता है। बीच में आप केंद्र सरकार में भी काम करने का अवसर मिलता है। तो ये जो बेसिकली अपॉर्चुनिटी है, ये डाइवर्स है। और एक्चुअली में जो हम बात करते हैं दी वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल एंड ब्रिंगिंग एन इम्पैक्ट इन द फील्ड, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, रेवेन्यू सर्विस हो, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स, रेलवे ट्रैफिक,
Indian corporate law services. So they are generally at the forefront at all times. देश में किसी भी तरीके की इमरजेंसी, डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटी आए, किसी ना किसी रूप में ये सर्विसेज का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहता ही रहता है। कोविड-19 में देखा कि जब प्राइवेट सेक्टर वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, जब चीजें क्लियर नहीं थी, तो सिविल सर्विसेज ने ही एक्टिंग एज द बैकबोन, हमने रात रात भर काम करके किस तरीके से हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हमने कैसे सॉल्यूशंस निकाले, लॉकडाउन को कैसे इन्फोर्समेंट किया। सो ऑल दिस एक्चुअली शोज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन स्टिल रिमेन्स। बट इसके साथ साथ चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस क्या है कि आपको जो कार्डर अलॉट होता है, फॉर एग्जाम्पल इन आईएएस, आईपीएस, इन इवन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो उसमें क्या है कि आपका कार्डर बेस्ड सर्विस है, एंड देन विद इन द कार्डर यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर, और एक ट्रांसफरेबल जॉब है। तो ट्रांसफरेबल जॉब है तो यू कैन नॉट प्लान सस्टेनेबली बहुत ज्यादा, और साथ ही साथ में जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस आल्सो, right? And then there is a pressure from media, judiciary, NGO, civil society organizations, public at large, more so due to the advent of social media. तो ये सब भी challenges हैं जिनको बैलेंस करके एक ऑफिसर को चलना पड़ता है. So what I want to say is that it is important to identify your reason or your motivation for joining the civil services, which will actually guide you when you are in low phases of motivation, and which will encourage you, inspire you to give your best. तो ये तो हुई सिविल सर्विसेज की बात, क्यों करना है, क्या आपका रीजन है. नाउ व्हेन यू एक्चुअली डिसाइड कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो ये भी एक प्रश्न आता है कि कब करें तैयारी. आज जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ स्टूडेंट से, तो स्टूडेंट्स, स्कूल में भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि स्कूल में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, कुछ हैं कि कॉलेज के टाइम से शुरू करते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, कुछ हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं. तो मेरा इसमें फीडबैक ये है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत जल्दी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इन एनी केस जिस भी टाइम में आपको अपना प्रीलिम्स देना है, तो उसके टाइम से एक साल पहले तो आपको फुल फ्लेज्ड सिविल सर्विसेज पे ध्यान से आपको पढ़ाई करनी ही होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नेक्स्ट ईयर अगर प्रीलिम्स देना है, मई जून में अगर प्रीलिम्स अपीयर करना है, तो अब तक आपकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए. और इनिशियल 6 महीने, 5 से 6 महीने हमें प्री और मेंस को दोनों को मिला के तैयारी करनी है. उसके बाद में जो 3 से 4 महीने हैं उसमें आप मेंस पे फोकस करो, और फिर जब प्रीलिम्स आ जाएगा तो उस पे हम प्रीलिम्स पे ध्यान देंगे 2 महीना. तो कहने का मतलब यह है कि 1 साल पहले, प्री से पहले तो आपको सिविल सर्विसेज पे ध्यान देना ही देना है, और लगभग 1 साल आपको एग्जाम देने में लग जाएगा. फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ये पूरी साइकिल जो है ये 1 साल ले लेती है. ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम कहीं ना कहीं ये डिसाइड करें कि हमें तैयारी कब शुरू करनी चाहिए. अगर हम स्कूल लेवल की बात करें, तो स्कूल लेवल में क्या होता है कि जो बच्चा है उसको आगे अपना करियर, क्योंकि क्या है कि सिविल सर्विसेज में एक चीज बात और है कि सिलेक्शन इज नॉट श्योर शॉट, क्योंकि परसेंटेज इज नॉट इवन 1% परसेंटेज सिलेक्शन. तो जब 1% भी नहीं हो रहा सिलेक्शन, तो हम अपनी तैयारी को ऑप्टिमली स्टार्ट करें, वो भी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सस्टेन द मोमेंटम ऑल्सो. आपको जो उसमें तैयारी में जो जोश और जुनून रखना है, वो आप 5-5, 6-6 साल अगर आप स्कूल से ही लग जाओगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सस्टेन करना. लेकिन अगर सपोज स्कूल में कोई एस्पिरेंट है जो लग रहा है उसे कि नहीं, हमें हमारा यही फोकस है और हमें करना ही करना है, तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि यू कैन ब्रश अप योर जीएस, जीके की जो नॉलेज है, उसके लिए आप अपनी एनसीईआरटीज जो 6 से 12th तक जो एनसीईआरटीज हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं. साथ ही साथ में आप जीके, करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इस पे आप तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से
अपना ओपिनियन बिल्डिंग एक्सरसाइज, अपना थॉट बिल्डिंग एक्सरसाइज, ये आप शुरुआत कर सकते हैं स्कूल में जब आप हो। स्कूल में भी लाइक 9th 10th और मे बी 11th 12th, बिकॉज वो भी बहुत क्रूशियल टाइम है, बिकॉज यू हैव टू चूज योर ऑल्टरनेटिव करियर, इफ नॉट सिविल सर्विसेज देन व्हाट, ये भी थोड़ा सा माइंड में सोचना है। और अगर आप ग्रेजुएशन में आपका मन बनता है कि हाँ हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी है, तो ग्रेजुएशन में भी मेरी एक सजेशन ये है कि ग्रेजुएशन में जो स्कोर आपका आएगा वो भी आपके आगे पीजी के एग्जाम के लिए और आपके जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें भी बहुत ज्यादा निग्लेक्ट उस स्कोर को हमें नहीं करना है, तो एक डिसेंट लेवल के मार्क्स आपको उसमें भी लेके आने हैं। तो अपने टाइम को थोड़ा बैलेंस कीजिए, मैनेज कीजिए कि हम सिविल सर्विसेज में कितना टाइम देंगे जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, और उसके अलावा जो हमारा रेगुलर जो कोर्स है उसमें हम कितना टाइम देंगे। तो ग्रेजुएशन में आप डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट की भी तैयारी शुरू कर सकते हो, योर सब्जेक्ट जो ऑप्शनल आप रखना चाहते हो, जीएस के जो और टॉपिक्स हैं वो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस लेके और थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च वगैरह करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो, तो अगर आपका कोई हायर स्टडीज नहीं है, अगर कोई आप सपोज कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली फुल टाइम इसी पे ध्यान देना है। लेकिन मैंने देखा है कि जनरली एस्पिरेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई जॉब ले ली, पार्ट टाइम जॉब ले ली, फुल टाइम जॉब ले ली, या हायर स्टडीज कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। तो उसमें भी टाइम लगता है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर टाइम मैनेजमेंट, that how much time you are able to give to your civil services preparation। तो स्कूल में मैंने बताया कि बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है स्कूल में, आप अपने बेसिक्स को ब्रश अप करने के लिए ही बस पढ़ो। बाकी स्कूल में हम अपने जो करिकुलम है स्कूल का, जो बोर्ड के हमें मार्क्स लेके आने हैं, वो आप उस पर अच्छी तरह से तैयारी करके वो अच्छे लेके आओ। आपको करना ही है तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रश अप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट जो है स्टेज ग्रेजुएशन में करना है, तो ग्रेजुएशन में यू कैन स्टार्ट अलोंग विद एनसीईआरटीज, यू कैन आल्सो स्टार्ट द सब्जेक्ट बुक्स, टॉपिक वाइज वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई आप शुरू कर सकते हो। एंड इफ इट इज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन देन डेफिनेटली यू कैन एक्चुअली डू फुल फ्लेज स्टडी। बट वो फुल फ्लेज स्टडी भी अगर आप कुछ और ऑल्टरनेटिव कर रहे हो तो उसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा। नाउ एक्चुअली आई विल लाइक टू शेयर माई ओन जर्नी इन ब्रीफ। मैं सिविल सर्विसेज में कैसे आई और मेरा कब रुझान हुआ, मैंने कैसे तैयारी करी, क्या कठिनाइयां आई। तो मेरा फ्रेंड्स हमारा नेटिव प्लेस पानीपत है। मेरे इंट्रो में एक्चुअली बोला कि आई एम बोर्न इन पानीपत। मैं थोड़ा सा करेक्शन यहाँ करना चाहूंगी कि हमारा नेटिव पानीपत है इस नाते से कि मेरे फादर वहां से बिलोंग करते हैं, बट मेरा जन्म और मेरी परवरिश सब दिल्ली में ही हुई है। क्योंकि पापा मेरे चार्टेड अकाउंटेंट हैं, तो उन्होंने अपना जो प्रैक्टिस, अपना ऑफिस है वो दिल्ली में सेटअप कर लिया था। तो हमारा जन्म, हमारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई है। तो मैं जब एक्चुअली ग्रेजुएशन जब कर रही थी, थर्ड ईयर में थी मैं, 2003 की बात है। तो लगभग 20 साल पहले की फ्रेंड्स ये बात है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो थर्ड ईयर में मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा। और जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा कि मुझे ये एग्जाम देना चाहिए, बिकॉज दिस विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ वर्किंग विद द पीपल एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। बट एक इशू उस टाइम में ये आया कि मैं सीएस भी करी थी साथ में, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, फॉर बिकमिंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल इन फ्यूचर। और जब मैं कर रही थी तो मेरे 2 स्टेज के एग्जाम हो गए थे। इंटरमीडिएट मैंने दे दिया था, फाइनल एग्जाम मेरे ड्यू थे। तो जब मैंने ये घर में बात डिस्कस करी तो फ्रैंकली किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड माय पेरेंट्स दे बिकेम एक्चुअली वरीड आल्सो, एप्रीहेंसिव आल्सो, कि अभी करियर अच्छा शुरू हो जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर में। क्योंकि मेरी प्लेसमेंट भी थ्रू कैंपस प्लेसमेंट श्रीराम कॉलेज में थी मैं, तो मेरी 2 जगह प्लेसमेंट भी हो गई थी। तो उन्होंने, पापा ने कहा कि ये सब छोड़ के अब इसमें क्यों जाना है, बिकॉज में हमारी फैमिली में किसी ने कभी सिविल सर्विसेज के बारे में अटेम्प्ट भी नहीं किया था, किसी ने डिस्कस ही नहीं किया था। तो जब ये मुझे मेरे को कन्विंस करना पड़ा, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लगता है कि मैं देश सेवा के लिए इसमें जाऊं, क्योंकि आई थिंक दैट आई कैन डू जस्टिस। तो देन देयर वर लॉट ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन कि पहली तो श्योर श्योर सिलेक्शन नहीं है, और इवन सिलेक्शन के बाद में
कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सी रैंक आएगी, एंड कहाँ पोस्टिंग होगी, और कैसे मैं अपना फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस आउट करूंगी, मोर सो बीइंग अ फीमेल. सो these all questions were there. So then when I kept on pursuing, तो मेरे पापा ने कहा कि ठीक है, अगर आपको करना है तो कीजिए, बट you should have a plan B in your life. So by plan B he meant कि there has to be a fallback career option. So fallback career option का क्या मतलब हुआ कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप ऑल्टरनेटिवली क्या करोगे. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए. पापा ने कहा कि भाई आप 2 साल 3 साल आप इसमें तैयारी में लगाओ, और फिर आप उसको अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप डिमोटिवेटेड डिजेक्टेड हो जाओ. सो देन आई टुक हिज एडवाइस. तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2003 में. 2004 में मैंने अपना सीएस कंप्लीट किया, जून के एग्जाम्स मैंने दिए, और उस सेम ईयर में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैंने सोचा, और साथ ही साथ मैंने लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने एंट्रेंस दिया, और मेरा वहां पे एंट्रेंस में मेरा क्लियर हो गया. सो बेसिकली फिर मेरा जो तैयारी मैंने शुरू करी तो 2004 से 2007 तक ये तीनों चीजें मेरी लाइफ में पैरेलली चली. तो मेरा फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, साथ में मैंने लॉ में एडमिशन लिया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी भी मेरी क्लासेस थी, तो वो मैंने करनी पड़ती थी मुझे, और मेरा पार्ट टाइम जॉब भी चल रहा था एज कंपनी सेक्रेटरी. तो बहुत टफ था टाइम मैनेज करना, प्रायोरिटाइज करना. और जो हम बात बोलते हैं एक्चुअली क्वारंटीन की, तो एक्चुअली में आई वॉज इनटू अ सेल्फ क्वारंटीन, और मुझे वही लगता था कि मैं किसी न किसी तरीके से अपना बेस्ट दूं. तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2006 में, सेकेंड अटेम्प्ट दिया मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2006 में, तो प्री दिया, मेंस दिया, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया. तो इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो मैं डेफिनेटली डिमोटिवेटेड हो गई. तो उसके बाद में कुछ दिन तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो मेरी लाइफ का एक्चुअली फर्स्ट फेलियर था. सो देन व्हेन आई रिकलेक्टेड माई स्ट्रेंथ, तो फिर मैंने अपने आप को यही कमिटमेंट दी कि अब जो भी मेरा अटेम्प्ट होगा दैट शुड बी माई बेस्ट अटेम्प्ट. और वो बेस्ट अटेम्प्ट किस तरीके से हो कि मैं अपना 100% दूं. तो मैंने अपना तैयारी किया, फिर मैंने बहुत मेहनत करी, जितनी मेहनत मैंने पहले की उतनी करी. और क्या हुआ कि मैंने अपनी वीकनेस को भी रिमूव करने का प्रयास किया. और फिर क्या हुआ कि मैंने एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ, और ऑल इंडिया रैंक 13th मुझे मिली, और मई 2008 में रिजल्ट आया. उसके बाद में फिर हमने अपनी ट्रेनिंग मसूरी एकेडमी में स्टार्ट करी, और फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. मैंने त्रिपुरा में काम किया, हरियाणा में काम किया, और अब लगभग 15 साल हो गए कि मैंने ये सर्विस में मैंने किया. अब मैं स्ट्रैटेजीज पे आती हूँ कि स्ट्रैटेजी किस तरीके से हम फॉलो करें. तो एक तो मैंने फ्रेंड्स आपको भी बताया कि जब आपको एग्जाम देना है तो उससे लगभग 1 साल पहले हमें तैयारी शुरू कर देनी है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मई जून, मुझे पता नहीं एक्चुअली कि 24 का प्रीलिम्स का डेट क्या आया है, यूपीएससी का नोटिफिकेशन तो आ गया होगा, तो आई अज्यूम कि मई या जून में ही होगा. तो अभी एक्चुअली 1 साल पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और इनिशियल 5 to 6 months जो हैं वो कंबाइंड स्टडी फॉर ओवरऑल फाउंडेशन लेंग, उसको उस पे करना है. और फिर उसके बाद 3 से 4 महीने जो है मेंस पे फोकस करना है, आंसर राइटिंग पे फोकस करना है. और फिर जब प्रीलिम्स आ जाएगा तो फिर हम प्री के ऊपर वो करेंगे, बात करेंगे. ठीक है. तो आपका जो टाइम है, कब से शुरू कर रहे हैं, उस टाइम को अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना है. और इवन ये जो टाइम है इसमें आपको डेली, वीकली, आवरली इस तरीके से टारगेट्स लेके चलना होगा. और अगर हम बात करते हैं कि हमारा
क्राइटेरिया क्या है, हमारी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है। तो इसके लिए आई वुड एडवाइस कि सबसे पहले तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके जो उसकी नोटिफिकेशन है उसमें बहुत ही क्लियरली हमारा ये सब दिया होता है, कितना आपके कैटेगरी के हिसाब से, कितने एज के हिसाब से कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। तो एक रफ आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए तैयारी को शुरू करने से पहले। नाउ व्हेन वी कम टू द स्टेज वाइज प्रिपरेशन, स्टेज वाइज प्रिपरेशन जब करनी है तो प्री हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है प्रीलिम्स, तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है और दोनों ही पेपर्स में जो कि सीसेट के हैं, सो इट इज 200 मार्क्स ईच। तो GS1 और GS2, GS1 फर्स्ट पेपर इज GS एंड पेपर 2 इज द CSAT विच इज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमें इसकी तैयारी उस तरीके से ही करनी है कि कुछ क्वेश्चंस तो आप प्रॉपरली अटेम्प्ट, मतलब आपको पता है आप कर पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वो जरूरी है, उसके लिए प्रैक्टिस होना। सो प्रैक्टिस ऑफ मॉक टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट एज फार एज द प्रीलिम्स प्रिपरेशन इज कंसर्न। और क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है तो जब प्रीलिम्स का एग्जाम आप दे देते हो विद इन फ्यू डेज आपका स्कोर भी आ जाता है, पता लग जाता है कितना स्कोर जाएगा। आप खुद भी असेस कर सकते हो कि भाई आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें अपनी GS पे जोर दें, एप्टीट्यूड पे जोर दें और मॉक टेस्ट की तैयारी हम करें। मॉक टेस्ट बेस्ड जो है लास्ट 2 से 3 साल के हम पेपर्स भी देखें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है तो उसको क्वालिफाइंग के तरीके से ही मेरा सजेशन है पढ़िए, क्योंकि आपका इस पूरे प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाइंग और जो आपके फर्दर जो सिलेक्शन में जो मार्क्स काउंट होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं मेंस के और इंटरव्यू के। तो मेंस में आपके जो 9 सब्जेक्ट हैं उसमें से 7 सब्जेक्ट के मार्क्स तो वैसे काउंट होंगे 250 to 7, और 2 जो सब्जेक्ट हैं उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, वो क्वालिफाइंग होते हैं, इंग्लिश और एक वर्नैकुलर लैंग्वेज जो आप चूज करो। तो जो हम पेपर 1 to 7 की जो बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट ऐसे है, देन सेकंड हिस्ट्री, हेरिटेज, ज्योग्राफी, देन थर्ड सब्जेक्ट इज योर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 4 है जो कि डील करता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट के ऊपर। और पेपर 5 है आपका एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। पेपर 6 और 7 है आपके ऑप्शनल। तो जब मैंने फ्रेंड्स अटेम्प्ट दिया था तो हमारे टाइम में प्रीलिम्स में एक ऑप्शनल होता था GS के अलावा, और मेंस में 2 ऑप्शनल लेने होते थे। तो मेरा प्रीलिम्स में, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने चैट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैम आपके ऑप्शनल क्या थे, तो मेरा ऑप्शनल प्रीलिम्स में था कॉमर्स और मेंस में था मेरा कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेरे ऑप्शनल रहे हैं। तो मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आपको लिखना आना चाहिए। लिखना आना चाहिए का मतलब क्या है कि उसको आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो प्रॉपरली। और रिप्रोड्यूस आप कैसे कर पाओगे, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस आप किस तरीके से कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रही कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ रही थी उसमें मैंने अपने नोट्स बनाती थी। तो अपने नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा खुद ही कहीं और लिख रही हूँ। जैसे मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, कोई नोट्स में बना रही हूँ, तो उसमें उसका सिनॉप्सिस बना लिया, उस चैप्टर का टॉपिक वाइज की पॉइंट्स लिख लिए। और जब मैं फिर रिवाइज करूंगी तो मैं उसी को देखती थी, मैं पूरी पूरी किताब नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके पास में पूरा टाइम नहीं होगा कि आप पूरा पूरा रिवाइज करो। तो इसीलिए योर शॉर्ट नोट्स विच मेक यू रिमाइंड ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट टॉपिक, वो होना चाहिए। और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखें, 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर को देखें, कुछ मॉक टेस्ट भी दें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली जो हमारे रिपीटेड रिविजन्स हैं वो ही की हैं। और फ्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा से यही बोलती हूँ कि अगर आपका मेंस में स्कोर अच्छा नहीं है
तो डेफिनेटली सिलेक्शन अच्छा नहीं होगा, या सिलेक्शन हो भी गया तो रैंक अच्छी नहीं आएगी। तो मेंस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सबसे ज्यादा तैयारी पे ध्यान देना है। इसीलिए जो मैंने बात बोली कि जब अब 1 साल पहले जब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, उसमें भी इनिशियल 3 से 4 महीने में हम मेंस के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि प्री और मेंस का गैप काफी कम रहता है, 3 महीने का लगभग गैप रहता है। उसमें पूरा सिलेबस कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले से आपकी तैयारी रहेगी तो यू कैन इम्प्रोवाइज, आप उसमें अपना एड ऑन कर सकते हैं। एंड देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज द इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कैसे फेस करें, अगर हमें कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता तो क्या हमें अटेम्प्ट करना चाहिए एटलीस्ट, या अनआंसर्ड छोड़ देंगे तो वो गलत इंप्रेशन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन इंटरव्यू को लेके ये है कि यू हैव टू बी नेचुरल एज फार एज द इंटरव्यू इज कंसर्न। डू नॉट ब्लफ, बिकॉज जो इंटरव्यू बोर्ड है बहुत ही एक्सपीरियंस बोर्ड है। इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन और जो बाकी जो वहां पे बोर्ड का कॉम्पोजिशन होता है वो काफी एक्सपीरियंस लोग हैं। सो आपका जो बैकग्राउंड है, आपका नेटिव प्लेस, आपने कहाँ काम किया, अगर वर्किंग रहे हैं तो प्लेसेस ऑफ एजुकेशन क्या रही है, कहाँ स्टे कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपने किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करी, तो ये सब चीजें हैं। जो आपकी हॉबीज इंटरेस्ट क्या है, आपका नाम का मीनिंग क्या है, आप क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछेंगे। और उनका इंटरव्यू का बोर्ड का जो मेन ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली ये रहता है टू जज that why you want to be in civil services, what is your reason of being in civil services। और जो खास करके जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से एस्पिरेंट्स आते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, उनसे तो डेफिनेटली ये पूछा जाता है कि डोंट यू थिंक कि इट इज अ, मतलब यू हैव इन्वेस्टेड दैट मेनी इयर्स इन दैट प्रोफेशन, नाउ यू आर मूविंग, तो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो ये आपका थोड़ा सा माइंड भी क्लियर होना चाहिए। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप जब तैयारी शुरू कर दी आपने, तो इस पूरे तैयारी में आपको लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन जरूर आएंगे। और अगर आपको फ्रेंड्स, अगर आपको घबराहट नहीं हो रही है, अगर आपको एप्रीहेंशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन भी होगी, घबराहट भी होगी, स्ट्रेस भी होगा। सो एस्पिरेंट्स आस्क मी, इनफैक्ट चैट बॉक्स में भी लिखा है कि हाउ टू सस्टेन प्रेशर, हाउ टू स्टे फोकस्ड टूवर्ड्स द गोल। तो फ्रेंड्स, स्टे फोकस में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है कि जो आपका कारण है सिविल सर्विसेज में आने का, वो कारण आपके जहन में क्लियर होना चाहिए। और वो कारण ही आपको आगे इन मुश्किल समय में भी गाइड करेगा। योर इनर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर इनर मोटिवेशन, योर स्ट्रेंथ, सेल्फ अवेयरनेस, और आपका किस चीज से आपको अच्छा लगता है। अगर लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन में है तो आप किस तरीके से अच्छा फील करते हैं। हॉबीज कुछ हैं तो उसमें टाइम लगाइए, टेक एडिक्वेट ब्रेक्स इन बिटवीन, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स, स्टेइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें फोकस तरीके से तो काम करना है, लेकिन अपने धैर्य नहीं खोना है अपना। अगर आप परेशान हो तो डेफिनेटली आपको लोगों से बात करके उससे बाहर निकलना है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव एडिक्वेट ब्रेक्स, डिवाइड योर टास्क एंड गोल्स इनटू अचीवेबल यूनिट्स। ऐसा नहीं कि आप बहुत ऐसा रियल अनरियलिस्टिक टारगेट रखें जो कभी कर ही नहीं पा रहे हो, और फिर वो कर नहीं पाओगे तो उससे और डीमोटिवेशन होती है। तो वो इम्पोर्टेंट है कि इस तरीके की चीजों को हम अवॉइड करें। और कुछ क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ें। देखिए, 10 से 12 घंटे मैं सजेस्ट करती हूँ कि मिनिमम पढ़ने ही पड़ते हैं। 1 साल पहले से 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने चाहिए। और जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाता है, 1 महीने 2 महीने पहले, तो 15 16 14, 14 15 घंटे, मतलब जितना टाइम आपको स्लीप के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए चाहिए, उस टाइम को हटा के बाकी सारा टाइम आपको सिविल सर्विसेज के ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आप सपोज कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रही थी, तो टेक अ सबैटिकल लीव लीजिए। जब आपका प्रीलिम्स देना है 2 महीने पहले कम से कम लीव लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, मेंस में भी लीव लेनी पड़ेगी। तो ये है, ये आपको प्लान करना पड़ेगा। कुछ और भी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हाउ टू चूज ऑप्शनल, क्या अगर हमारा ग्रेजुएशन वाला ही सब्जेक्ट रखें या कोई और सब्जेक्ट भी ले लें।
तो ये आपके ऊपर है। बेसिकली ऑप्शनल क्या है कि पहले मेरे टाइम में तो 2 ऑप्शनल लेने होते थे मेंस में, तो अब तो एक ही ऑप्शनल है। तो एस्पिरेंट सेम ऑप्शनल भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं जो ऑप्शनल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, आप वो भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने का क्राइटेरिया क्या हो? भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो क्या है कि हमें उसके अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए। तो इंटरेस्ट आने का क्या मतलब है कि हम इंजॉय कर रहे हैं उसको पढ़ना। एंड देन वी कैन ऑल्सो लुक फॉर एंसिलरी फैक्टर्स लाइक वो किसी और सब्जेक्ट की तैयारी में मदद कर रहा है, उसमें रिसर्च मटेरियल कितना अवेलेबल है, उसमें मार्क्स कैसे आते हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। राइट। सो ये हो गया ऑप्शनल के बारे में। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है इसमें 3-4 चीजें मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय स्पीच अभी यही बोलना चाहूंगी, क्योंकि फिर आई वुड लाइक टू टेक 3-4 क्वेश्चंस बिकॉज टाइम अभी हो गया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। जी तो मैम। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हमें फोकस्ड रहना है, क्योंकि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। आपके जो कलीग्स हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, वो हो सकता है कोई जॉब भी स्टार्ट कर दे, किसी की मैरिज हो रही होगी, कोई और कोई अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा होगा। तो उससे डीमोटिवेटेड नहीं होना है, रियलिस्टिकली अपने आप को पहचानना है। सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली हेल्प्स। एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू योर ओन एफर्ट्स, देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू योर हार्ड वर्क। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप अच्छा करें बुरा करें वो आपकी मेहनत पे ही डिपेंड करेगा। The others can definitely help, your teachers, your mentors, your friends, they can help you, but आपके एफर्ट तो आपको ही फ्रेंड्स करने पड़ेंगे। राइट। सो दीज वर फ्यू थिंग्स ऑन सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। नाउ आई मे टेक 3-4 क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। कुछ काफी बच्चों ने चैट बॉक्स में कुछ डाले हुए हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट द होस्ट to मैम। pose जी मैम। questions to me and then we can conclude. तो एस्पिरेंट्स आगे की वेबिनार की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है कि हमारे साथी हो सार्थक जी आपके जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं उन प्रश्नों को एक एक करके मैम के समक्ष रखेंगे और मैम एक एक करके उनका जवाब देंगे। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम सार्थक है और अभी आपके आने से बस कुछ ही मिनट पहले तक लोग सारे जुड़े हुए थे। तो मैंने कुछ कहा था कुछ क्वेश्चंस बता दें, तो काफी लोगों ने क्वेश्चंस बताए हैं और कई सारे थे, लेकिन एक कुछ 5-6 क्वेश्चंस हम लोगों ने निकाले हुए हैं। उसमें एक पहला क्वेश्चन तो हम यहीं से ले सकते हैं कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखें इस पूरी प्रिपरेशन की, एक लंबी जर्नी है तो इस पे। देखिए फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी का मैंने बताया आपको पहले भी कि हमें तो ये माइंड में रखना ही है क्लियर कि ये एग्जाम शॉर्ट टर्म एग्जाम नहीं है। तो ये एक लॉन्ग रन प्रोसेस है, तो उसमें लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप वो लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन को कैसे फेस करते हो, ये बात आपको आइडेंटिफाई करनी है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। तो जो आपकी वीकनेस है उसको आपको मिनिमाइज करना है और स्ट्रेंथ को लिवरेज करके मैक्सिमाइज करना है। ठीक है। और जो लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन आते हैं उसमें से हम कैसे निकलें, वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सो हॉबीज हैं आपकी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर आपका इंटरेस्ट है, फ्रेंड्स को मिलना, फैमिली को मिलना, ये सब है तो वो कीजिए। एंड देन कंसिस्टेंसी विल ओनली कम इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ। मतलब आप देखिए ये जो एग्जाम है ये किस लिए दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो मैंने शुरुआत में बोली कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्यों देना है। तो क्यों देना है वही आपका जो रीजन है वो आपको गाइड करेगा जब आप डिमोटिवेटेड रहोगे, और वही आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको ये करेगा, आपको एनकरेज करेगा। है ना। तो वही वही फ्रेंड्स, आई थिंक मेरी तरफ से उसके उसके ऊपर यही फीडबैक है। जी थैंक यू। और कुछ क्वेश्चन ये थे मैम कि कुछ लोग 12th के बाद से तैयारी कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएशन के बाद से तैयारी कर रहे हैं और हम्म। कुछ पीजी के बाद तैयारी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं और सेल्फ स्टडी करनी है, कोचिंग करनी है, तो ये भी एक है कि क्या कोचिंग कंपलसरी है? देखिए कोचिंग करनी है नहीं करनी है ये डिसीजन तो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है। अब जैसे कई एस्पिरेंट्स का है कि वो
कोचिंग में कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि पहले नहीं ली होती है। हालांकि मैंने भी अपने केस में कोचिंग सारे सब्जेक्ट्स की नहीं ली थी। आई टुक अ वेरी लिमिटेड कोचिंग क्योंकि मुझे आदत नहीं थी। तो ये आपकी स्टाइल ऑफ स्टडी क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप कोचिंग ले ना ले। साथ ही साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आप जहाँ रह रहे हो वहां अच्छी कोचिंग है भी या नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम कोचिंग कर रहे हैं, आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली और वो अच्छी नहीं है, तो विल इट विल अल्टीमेटली लीड टू योर टाइम वेस्टेज एंड यू विल वर्क इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। मैंने देखा है ऐसे एस्पिरेंट्स को कि वो अनफॉर्चुनेटली कोचिंग अच्छी नहीं होती है, वो उस पर रिलाई करते हैं और वो कहीं ना कहीं वो फेलियर का सामना उन्हें करना पड़ता है। पैसा भी लगता है, आने जाने में टाइम भी लगता है, खर्चा भी होता है, और वो फिर डिससेटिस्फेक्शन डिमोटिवेशन भी आती है। तो कोचिंग का डिसीजन थोड़ा सा ध्यान से लें। आज के दिन में तो कोविड-19 के बाद में काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। तो मैं कोई रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट मेरा पर्पस सिर्फ यही है बोलने का कि एक थोड़ा सा बैलेंस जिसमें डिसीजन लें, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हैं हो सकता है अच्छी कोचिंग ना भी हो, और सबकी पारिवारिक कंडीशन भी ऐसी नहीं होती कि हर कोई शिफ्ट कर पाए। बेसिकली जहाँ रह रहा है वो शिफ्ट कर पाए, वो भी एक्चुअली सबकी कंडीशन नहीं होती है ना। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रख के कोचिंग का डिसीजन लें। जी बिल्कुल। और ये क्वेश्चन था भी कि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है उसके बाद भी तैयारी करनी है, तो एक ये आंसर भी आपने साथ में दे दिया। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन फाइनेंशियल ये। कंडीशन देखिए, मैंने बहुत एस्पिरेंट से मैं मिलती हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली जो सिलेक्शन हुआ उसमें भी कुछ प्रोग्राम्स में मेरी जो अभी रिसेंटली ऑफिसर्स बने हैं 2023 बैच के, तो मैं मिली जो कि मतलब फार्मर्स फैमिली से हैं, किसान के बेटे हैं, या बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, और वो बच्चे भी क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेहनत सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, और साथ ही साथ में जो आप मटेरियल पढ़ रहे हो ना वो इम्पोर्टेंट है। तो वो मटेरियल महंगा हो ये जरूरी नहीं है, बट मटेरियल ठीक होना चाहिए, मटेरियल अप्रोप्रिएट करेक्ट होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और डेफिनेटली जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैं समझती हूँ, मैं एग्री भी करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज लिमिटेशन बनता है, बट फिर वही है कि हिम्मत हारने से तो कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करके ही आगे बढ़ना है, और अगर हमने ठाना है तो हम जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि अगर सच्चे आपके एफर्ट्स होंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। जो और एक प्रश्न मैडम ये है कि जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं तो उनको कितना प्रैक्टिस करना है, मतलब कहाँ से लेके। चूंकि ऐसा भी हुआ कि इस बार का पेपर जो आया, इसलिए अभी काफी लोग कह रहे थे कि इस बार का जो क्वेश्चन है उसमें पहले के अगर सॉल्व किए भी हैं तो उससे कुछ बहुत ज्यादा लाभ हुआ हो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए कुछ सजेशन। मैं ये मानती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको एक सैंपल के रूप में यूज करना चाहिए। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें मेंस एग्जामिनेशन की, तो जैसे पहले मेरे टाइम में एसए में एक ऐसे आता था, अब दो ऐसे आते हैं। और इनफैक्ट एसए के टॉपिक्स भी अब थोड़े से डिफरेंट हैं, है ना। तो वो जैसे हमने बात की थी डाइवर्सिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 से 3 साल इज सफिशिएंट, उससे और पहले जाने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा होता है। 2 to 3 years इज द ऑप्टिमम टाइम फॉर सीइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ भी ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको ये ना माने कि भाई यही क्वेश्चन आएंगे। डू नॉट एवर, यूपीएससी कभी रिपीट ही नहीं करता, यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होंगे। ये आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे हो कि तो आपको आपको आइडिया मिले कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ताकि आप उसमें अपना बेस्ट आप किस तरीके से दो वो आपको ध्यान में रहे। राइट, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2 to 3 years इज ओके, बट टेक इट एज योर प्रैक्टिस। डोंट टेक इट एज कि ये वाले सवाल आएंगे तो इसलिए हम उसको करके देख रहे हैं। टेक इट एज एनी अदर मॉक टेस्ट। जिस तरीके से आप मॉक टेस्ट देते हो उसी तरीके से इसको ट्रीट कीजिए। जी, कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन है करंट अफेयर्स को लेके भी है कि करंट अफेयर्स कब कब से स्टार्ट करें, कब तक पढ़ें, और रोज डेली बेसिस पे कैसे पढ़ें। इसके बाद ये भी है कि ये कैसे पता करें कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं इसको। करंट अफेयर्स तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, आपको एक या दो न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ने पड़ेंगे, मैगजीन पढ़नी पड़ेगी। और करंट अफेयर्स अपडेशन तो इवन 15 days बिफोर एग्जामिनेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, प्री में भी और मेंस में भी।
और जहां तक बात रही कहाँ से पढ़ें, तो मैगजीन है। मैं एक्चुअली कोई बुक रेकमेंड नहीं करती हूँ, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो मैगजीन है वो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में कोई एक या दो न्यूज़पेपर आप ले सकते हैं, मतलब करना ही करना चाहिए न्यूज़पेपर तो। और साथ ही साथ में फिर कुछ गवर्नमेंट की मैगजीन्स जैसे हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, इवन दो वो करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है, बट वो आपको हेल्प करेगी आपकी आंसर राइटिंग में, मेंस में हेल्प करेगा, और वो आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा, जीएस में हेल्प करेगा, ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा। तो करंट अफेयर्स तो अपडेशन आपको करना पड़ेगा, और 15 दिन पहले तक मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें से। और ये कैसे पता लगे कि ठीक है या नहीं है, तो वो तो आई थिंक पीपल गेट टू नो, बिकॉज एक ये चीज क्या है ना, कि जैसे जैसे आप तैयारी करते हो तो थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो जाता है। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट, कोई ब्लैक एंड व्हाइट में रूल नहीं है, इट ओनली कम्स विद योर प्रिपरेशन। जी, और एक काफी सारे प्रश्न, लेकिन अब समय की कमी है, तो आखिरी प्रश्न ये होगा जी। कि असली यूपीएससी एस्पिरेंट होता कैसा है, वो मतलब कैसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को पहचाने, सही करे, और एक पर्सनल लेवल पे खुद को कैसे डेवलप करे कि वो एक पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप कर सके जो एक आईएएस के लायक होनी चाहिए। देखिए, मेरा सबसे सिंपल सुझाव सबसे पहले तो ये है यूपीएससी एस्पिरेंट को, कि आप अभी आगे एज ऑफिसर आप कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे नहीं करोगे, इसके बारे में मत सोचिए। क्योंकि ये आपको पहली बात तो पता नहीं है कि आप कौन सी सर्विस में सिलेक्ट होगे। डेफिनेटली मेहनत कर रहे हो, हम सभी अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो, सभी को बिल्कुल टॉप रैंकिंग सर्विसेज मिले। तो उस पे ज्यादा ध्यान मुझे नहीं लगता देना चाहिए। क्या इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट ये है कि आपके एफर्ट्स ट्रू होने चाहिए, आपके जो जेन्युइनली आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप 100% दो, और उसके अंदर ही आपका जो एफर्ट जो लग रहे हैं उसको आप पहचानो। और इसी में जो है ना आपका इमोशनल क्वेश्चन, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ईक्यू की जो बात है, वो आपकी हेल्प करेगी। और कुछ क्वालिटीज हैं एज एन ऑफिसर। क्वालिटीज क्या है? कंपैशन, एम्पथी, है ना? तो ये एज एन ऑफिसर हमेशा होनी चाहिए हमारे अंदर। तो ये धीरे धीरे करके रिजिलियंस, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस इन इमीडिएट सिचुएशंस, अर्जेंट सिचुएशंस, एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें आपको ड्यूरिंग प्रिपरेशन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो तैयारी का जो प्रोसेस है यही आपको सिखा देता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना रखे, तैयारी अपनी जेन्युइनली अच्छी करें, और आप तैयारी में ही हैंडल करना, प्रेशर को हैंडल करना, ये सब सीख जाएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि सिविल सर्विसेज में एंटर करना बहुत इजी है, तैयारी करके सिलेक्ट होना कंपैरेटिवली इजी है, बट आप सिलेक्शन के बाद में आप परफॉर्म करना, जिस मकसद से आप आए हो उस मकसद से आप अपनी ड्यूटी करें, उसमें काफी चैलेंजेस आते हैं। तो इस बात को माइंड में रखना कि आगे की जर्नी बहुत इजी नहीं होगी, बट देन बिकॉज इट इज अ डिसीजन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ सर्विंग द सोसाइटी, तो डेफिनेटली यू शुड टेक इट, बट विद अ बैलेंस्ड अप्रोच, कि अगर इसमें नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये भी हमेशा हमें सोचना चाहिए। ये तो बैलेंस्ड अप्रोच इज द की। तो मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस ले भी लिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस अगर रह भी गए हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं, और हम कोशिश करेंगे किसी दिन ऑफलाइन भी आपके साथ हम बैठें, एक इंटरव्यू करें, तो उसके लिए भी आपका समय हम ले लेंगे। जी और जी। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे थैंक लिए। यू सो मच एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अपनी अपनी एबिलिटीज पे विश्वास रखें, एंड देर इज नो रिप्लेसमेंट टू योर 100% एफर्ट्स, उसके बिना कुछ नहीं है। और जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ कि आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल, एंड गिव योर बेस्ट एंड realize your dreams. And if you actually believe in yourself, then even sky is not the limit. If you truly believe in yourself, give your 100% efforts, even sky is not the limit. तो आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, और देश के लिए जो सेवा करने का आपका जज्बा है वो जज्बा आप कायम रखें, और अपने मंजिल तक पहुंचे।
आप सभी के लिए यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। जय हिंद, जय भारत।